तो आज हम प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। तो प्राचीन इतिहास को भी हम अन्य भागों में बांटते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। तो यहाँ हम शुरू से डिटेल से समझेंगे कि कब से कब तक का क्या काउंट होता है। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। और आपका एसएससी जीडी में खास करके ज्यादा डीप से नहीं पूछा जाता है, बल्कि सारे चैप्टर पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए पहले पूरा पाषाण काल को समझते हैं। तो पूरा पाषाण काल का कार्यकाल मुख्य रूप से 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। ये जो ड्यूरेशन है, ये इतिहास के सभी खंडों में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला ड्यूरेशन है। 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 बीसी तक। उसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक के लिए काउंट में आता है। और उसके बाद का काल आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का 3,000 बीसी के बाद हम नव पाषाण काल को करते हैं। उसी के एक हिस्से के रूप में हम ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल कोई अलग हिस्सा नहीं है। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो कार्यकाल समझ लिए। अब हमको ये समझना है कि किस कार्यकाल में मुख्य रूप से क्या हुआ। अब जब हम पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, जो कि लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 बीसी पूर्व है, हम इसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, या इसे लगभग नव पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। अब ये बात आती है कि इसका निर्धारण कैसे होता है। तो हम समझेंगे कि पूरा पाषाण काल का निर्धारण मुख्य रूप से वहां और उस क्षेत्र में पाए गए औजारों के प्रयोग से हम प्रयोग करते हैं। हम इन कालों के बारे में जानेंगे कि वहां किस तरह के औजार पाए गए, किन स्थान पर पाए गए, उन औजारों की विशेषता क्या थी। समय, अब देखिए यहां तक तो हम समझ चुके हैं कि 3 काल में बांटेंगे। इसमें आपका ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता। आपका डिटेल में जो पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाएगा, और उससे पहले की सारी चीजें हम शॉर्टकट में समझते हुए चलेंगे। जब हम इतिहास में आते हैं, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद के इतिहास लेखन में आते हैं, तो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम ये समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वैसा कालखंड जो कि मानव विकास का लगभग 300 बीसी तक चला। इस कालखंड में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ना तो कोई लिपि खोजी गई है, ना तो कोई लिपि खोजी गई है, और ना ही हमें कोई लिपि प्राप्त हुई है। इस काल का मुख्य रूप से अध्ययन हम वहां खुदाई में प्राप्त वस्तुओं से ही करते हैं। इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इस समय कोई लिपि का प्रचलन भी नहीं था। जबकि जब हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें पता होता है कि एक लिपि थी, लेकिन उसे हम पढ़ने में सफल नहीं हो सके। इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पर हम उसे डिसाइफर नहीं कर सके। उसे हम क्या नहीं कर सके? उसे हम डिसाइफर अभी तक नहीं कर सके। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता डिसाइफर, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमें वहां मुहरें मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, पर अभी तक हम ये पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि उस लिपि में क्या कहा गया है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसे इतिहास को कहते हैं जिसमें हमें मुख्य रूप से वहां के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, हम उन्हें डिसाइफर कर पाए हैं और उन्हें समझ पाए हैं। उनके सत्यापन के लिए वहां खुदाई में वस्तुएं प्राप्त हुई है, दोनों आपस में मैच खाते हैं, जो कि किसी एक तथ्य की ओर संकेतित करते हैं। इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि क्या क्या हमको कैसे कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा काल कैसे होता है। जैसे देखिए प्रागैतिहासिक काल, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कार्बन डेटिंग एवं पुरातात्विक स्रोतों से ही जानकारी मिलती है, मतलब हमको पास लिखित तौर पर कोई जानकारी नहीं है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिलता है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा भी जा चुका है, और उसकी जो वहां से खुदाई से चीजें प्राप्त हुई है उसके द्वारा उसका
सत्यापन भी किया जा चुका है। इस प्रकार हम तीनों इतिहास खंडों को समझते हैं, और जब हम एक बार इतिहास खंड को समझ लेते हैं तो हम समझने का प्रयास करते हैं मानव विकास को। तो मानव विकास जो आज हम होमोसेपियंस हैं, जिसे होमोसेपियंस सेपियंस भी कहते हैं, ये हम डायरेक्ट जब विकास के प्रक्रम में आए तो होमोसेपियंस तक नहीं पहुंचे। जब हम विकास की प्रक्रिया में थे तो हम पहले ऑस्ट्रेलिपिथेकस थे, फिर हम इरेक्टस हुए, फिर निएंडरथल हुए, फिर क्रोमैग्नन हुए, और तब जाकर के होमोसेपियंस हुए। मुख्य रूप से जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इरेक्टस काल का समझा जाना चाहिए। इरेक्टस काल मुख्य रूप से उस मानव को कहते हैं जिस मानव ने सीधा होकर चलने का प्रयास शुरू किया, सीधा होकर चलने का प्रयास शुरू किया। और होमोसेपियंस हम आज की प्रजाति को कहते हैं, जबकि हम पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। अब हम समझेंगे कि जितनी भी पाषाण काल हुए, पूरा पाषाण काल हुए, निम्न पाषाण काल हुए, इन कालों में हमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सभ्यताएं देखने को मिली, उस सभ्यता कहाँ पर पाई गई, उस सभ्यता की विशेषता क्या थी। जैसे जब हम निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं तो वहां हमें जो सभ्यता प्राप्त हुई उसे हम कहते हैं सोहन सभ्यता। इसी के आसपास हमें पेबल, चापर और चापिंग सभ्यता भी प्राप्त हुई है। और इस जब हम भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां एक सभ्यता प्राप्त हुई है जिसे मद्रास की सभ्यता कहते हैं, और इसे कहीं कुछ कुछ क्षेत्र में हेम्स्टम की सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन एक बार मान के चलिए कि जीडी की परीक्षाएं में ये सब चीजें अक्सर पूछी नहीं जाती है। अब सोहन सभ्यता और मद्रास सभ्यता, देखिए भारत का जो क्षेत्र है, देखो भाई मेरा मैपिंग तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन भारत का ये जो क्षेत्र है, समझो, सोहम सभ्यता हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र में जो हमें प्राप्त हुई है सोहन सभ्यता, और यहां पर जो हमें प्राप्त हुई है उसे कहते हैं मद्रास सभ्यता। अब देखिए सभ्यताएं खोजी गई, सभ्यताओं को खोजने के क्रम में किसी ने तो उन्हें ढूंढा होगा। तो इस बीच हम ये समझेंगे कि भारत में सभ्यताओं को खोजने का काम किसने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम हुए, जो कि भारत में सभ्यताओं को खोजने की ओर ध्यान दिए। उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता भी कहा जाता है। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का फादर ऑफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संघ की बनाया। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया, जिसका गठन मुख्य रूप से 1871 ईस्वी में किया गया था। जब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीयकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया, और जॉन मार्शल को इसका नया निदेशक बनाया गया। जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जाने में जॉन मार्शल का एक अहम योगदान है। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजे जाने में जॉन मार्शल का एक अहम योगदान है। अब हम ये देखते हैं कि किस काल में, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में मुख्य रूप से मानव सभ्यता के विकास के लिए किन किन चीजों की खोज हुई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं कि बताइए आग की खोज कब हुई, जानवरों को पालतू बनाना कब शुरू किया गया। ये पॉइंट आपके एग्जाम में टू द पॉइंट के रूप में काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। आग की खोज पूरा पाषाण काल में मानवों के द्वारा की गई। मानव अपनी सुरक्षा के लिए आग का प्रयोग करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मानव या तो गुफाओं में रहा करते थे या जंगलों में पेड़ों के खोहों में रहा करते थे। तो जब उनको ये महसूस हुई कि जंगल में या तो जानवर आ जाते हैं या पेड़ों के खोहों में भी जानवरों का हमला हो सकता है, तो उन्होंने पहले आग की खोज की। अब वो एक तरह से इसे खोज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक कोइंसिडेंट था जो कि दो पत्थरों के टकराने से हो चुका था। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि ये कब हुआ, तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ। अब एक डीप क्वेश्चन आता है कि ये पूरा पाषाण काल के किस फेज में हुआ। जब ऐसा सवाल आए तो यूजुअली एसएससी में आएगा नहीं, ये ऊपर की परीक्षाओं के लिए होता है, लेकिन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये काल मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ। कब? मध्य पूरा पाषाण काल।
आग के प्रयोग से उन्हें सुरक्षा तो प्राप्त हुई ही, कोइंसिडेंटली उन्होंने भोजन पकाकर खाना भी सीखा। अब आते हैं, जब मध्य पाषाण का काल आया तो उन्होंने देखा कि कुछ पशुओं को पालतू भी बनाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने जो सबसे पहले को किसी जानवर को पालतू बनाया वो है कुत्ता। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाए गए पशु का नाम क्या है, तो इसका नाम है डॉग। अब ये सवाल होता है कि डॉग को इन्होंने क्यों पालतू बनाया, तो आप जानते हैं कि उस समय किसी का खोज नहीं हुआ था। मुख्य रूप से आदमी या तो भोजन संग्राहक के रूप में था, या तो फल फूल कंदमूल जमा किए जाते थे, या फिर जानवरों का शिकार किया जाता था। तो जानवरों के शिकार करने के लिए कुत्ता एक अहम योगदान होता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाने का शुरू किया। अब ये सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चला, तो जो हमें कुत्ते के सब पालतू बनाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं भारत में, वो बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। कश्मीर में एक कब्र प्राप्त हुई है जिसमें एक कुत्ते और एक आदमी को साथ लिटाया गया था। इस बात से ये माना जाता है कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बना करके रखा जाता था। अब आते हैं पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में हमने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, नव पाषाण काल में मानव इतिहास के सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरी कार्य हुए। यहां से मानव सभ्यता एक अलग फेज में चली गई जिसको समझने की जरूरत है। यहां से ही हम आज जिस कंडीशन में है, होमोसेपियंस की चरमावस्था में है, वो उसका मुख्य रूप से योगदान नव पाषाण काल का है। नव पाषाण काल में हमने सबसे पहले कृषि की खोज की। कृषि की खोज करने से क्या हुआ, हमारे पास अनाज उपलब्धता हुई। पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अनाज उपलब्ध नहीं होते थे, वहां हमें अनाज या फिर फल सब्जियां पहुंचाने की जरूरत होती थी, और उसके बदले वहां से मानसून वगैरह आया करता था। तो वो जो परिवहन का कार्य था, तो परिवहन के कार्य के विकास में पहिए ने अपना अहम योगदान दिया। आपको पता होगा शायद पहले पहिए गोल नहीं बल्कि चकोर आकार के होते थे, जिससे बहुत ज्यादा सुविधा होती थी और वस्तुओं को खींच कर इधर से उधर पहुंचाया जाता था। जब हमने कृषि का आविष्कार किया, माल के उत्पादन को इधर उधर करने के लिए पहिए की खोज की, कुत्ते को हम शिकार के लिए पालतू बना चुके थे, और कृषि में हमें जरूरत महसूस हुई कि अब हमें अन्य जानवरों को भी पालतू बनाना होगा जिससे किसी कार्य में सहायता ले सकें, जैसे कि बैल। अब हुआ ये कि कृषि का विकास हो चुका था, पहिए की खोज हो चुकी थी और पशुपालन कर रहे थे। तो चूंकि कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको एक जगह पर 3 से 4 महीने के लिए रुकना होता था, तो जब हम 3-4 महीने के लिए रुकते हैं तो हमें वहां पर रहने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। और जब हम रहने की व्यवस्था बनाते हैं तो वहां पर होता यह है कि हम एक सोसाइटी के रूप में डेवलप होने लगते हैं। वो सोसाइटी एक गांव का रूप ले लेती है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो समाज खानाबदोश था वो एक जगह बसने लगा, सोसाइटी का रूप धारण करने लगा, जो कि एक गांव में तब्दील हो गया। इस प्रकार जब हम 3-4 महीने के लिए रुकने लगे, वहां कृषि जमा करने लगे और वहां की उपज को दूसरे जगह स्थानांतरित करने में परेशानी होने लगी, तो हमने वहां अपना स्थायी निवास बना लिया। अब समझिए, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। कृषि हुआ, कृषि के उत्पादन को जब हम यहां से वहां पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो हमने पहिए की खोज की। कृषि उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए हमने पशुपालन का इस्तेमाल किया। जब पशुपालन हो गया, हम एक जगह रहने लगे। पशुओं को पालने के लिए, कृषि को करने के लिए हमें एक जगह ठहरने की आवश्यकता हुई। जब हमें ठहरने की आवश्यकता हुई तो हम वहां पर सोसाइटी यानी गांव का निर्माण करने लगे, और जब हमें वहां पर सारी संसाधन उपलब्ध होने लगे तो हम वहां अस्थायी निवास करने लगे। और जब हम वहां अस्थायी निवास की ओर पहुंचे तो हमारे पास कुछ पशुधन थे, कुछ उपजाए गए अनाज थे, और कुछ अनाज वैसे थे जो हमने उपजाया था और खर्च नहीं कर पाए। इसने हमें संपत्ति का रूप धारण करके दिखाया। इसका मतलब है अब हम एक सोसाइटी के रूप में कल्टीवेट होने लगे। अब एक बात समझिए कि जब हमारे पास पशुधन है, हम कृषि करते हैं, इसका मतलब हमारे पास जमीन का कुछ टुकड़ा है, हमारे पास कृषि द्वारा अधिप्राप्तियां हैं। जब ये सारी चीजें जमा होंगी
तो जानवरों का और खेतों का यानी भूमि का डिमांड बढ़ने लगेगा। और जब दोनों का डिमांड बढ़ने लगेगा तो जो अलग अलग कबीले के लोग हैं वो चाहेंगे कि उनके पास जमीन और क्षेत्र ज्यादा हो, जिसके लिए उत्पन्न होगा वर्ग संघर्ष, जो कि बाद में जाकर के युद्धों में परिणत हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि होमोसेपियंस ने डेवलपमेंट के किस फेज को पार किया। इसमें जब हम अब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण चरण को नवपाषाण क्रांति कहा है। मैंने भी पहले कहा था कि नवपाषाण काल से ही मानव सभ्यता इस फेज में पहुंची है। उन्होंने उदाहरण दिया कि नवपाषाण काल से ही हमें बहुत सारी चीजों का जो आज हम इस्तेमाल करते हैं साक्ष्य मिलते हैं। जैसे रहरा देव से हमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, किसके? चावल के। बुर्ज होम से हमें मानव कंकाल, कुत्ते के कंकाल और गर्त आवास मिले। अब गर्त आवास समझिए, मुख्य रूप से कश्मीर के ठंडे प्रदेश में रहने के लिए लोग जमीन के भीतर घर बना करके रहते थे, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। इसी जमीन के अंदर बनाए गए आवास को गर्त आवास कहा जाता है। वहीं हमें धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ? इलाहाबाद, यानी जिसका अब नाम प्रयागराज हो चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। महरगढ़ से क्या मिले हैं? जौ और गेहूं के साक्ष्य। अब देखिए आपका वन लाइनर क्वेश्चन में आता है कि कौन से साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपको याद रखना है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, बुर्ज होम से मानव कंकाल, कुत्ते के कंकाल और गर्त आवास। कोल्डिवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और मैहरगढ़ से गेहूं जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हमारा प्रासांग काल से संबंधित आपके सिलेबस में दिया गया और आपके पीवाईक्यू के आधार पर पूछे गए सारे प्रश्नों को हम देख चुके हैं। अब हम इसका पीवाईक्यू करेंगे और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन समझेंगे, और अगले क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जीडी, बीएसएससी और टीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें, आपको फुल कोर्स मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। मैथ रीजनिंग सनी सर पढ़ा रहे हैं, जीएस के लिए मैं हूं। धन्यवाद।